नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़क तक देश भर में हलचल है, जबरदस्त हलचल है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो दंगे हो रहे हैं या हुए, उन पर सबका ध्यान है, लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयानों ने उस हिंसा को उत्तर प्रदेश में भी सुर्खी बना दिया है। दरअसल आज भी एक सम्मेलन में बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा, उन्होंने बंगाल की हिंसा की तुलना उत्तर प्रदेश से करते हुए कहा कि याद कीजिए 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में भी उसी तरह से दंगे होते थे जैसे मुर्शिदाबाद में हो रहे हैं, लेकिन अब नहीं होते। यानी जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं तब से वो नहीं होते। इससे पहले मुर्शिदाबाद के दंगइयों पर बोलते हुए उन्होंने कहा था कि लातों के भूत बातों से नहीं बांधते। बंगाल के भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने तो यहां तक कह दिया कि योगी आदित्यनाथ थोड़ा समय निकालें और हिंदुओं की रक्षा के लिए बंगाल आएं। तो क्या योगी आदित्यनाथ देश भर में हिंदुत्व के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं? संभल और वक्फ जैसे मुद्दों के बाद बंगाल हिंसा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान ये गवाही दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव की गाड़ी किन रास्तों से होकर गुजरने वाली है। दलित बनाम ठाकुर जैसे मुद्दों के बीच हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर योगी बीजेपी के लिए यूपी में फायदेमंद हैं या ठाकुर योगी आदित्यनाथ बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। ऐसे में यूपी की पॉलिटिक्स और योगी आदित्यनाथ की आगे की सियासत को समझने के लिए, उसकी तस्वीर समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक विजय त्रिवेदी जी। विजय जी ने आरएसएस और संघ और बीजेपी से जुड़ी 4 बड़ी अहम किताबें लिखी हैं। उनमें से एक यदा यदा ही योगी, वो पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ के पूरे जीवन पर आधारित है, लेकिन हम उनसे आज की मौजूद राजनीति पर सवाल करेंगे। सबसे पहला सवाल वही है विजय जी मेरा, कि क्या योगी आदित्यनाथ अब देश भर में हिंदुत्व के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं? नीरज जी, बहुत शुक्रिया मुझे याद करने के लिए। और जब मैंने वो किताब लिखी थी तब योगी अलग थे, तब योगी एक इमर्जिंग लीडर के तौर पर थे। आज वो एस्टेब्लिश्ड लीडर हैं। और जब आप चर्चा करते हैं कि क्या वो 2027 की बात कर रहे हैं हम योगी जी को लेकर, या उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर बात कर रहे हैं, या ठाकुर बनाम दलित राजनीति की बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ इन सब सीमाओं को अब लांघ गए हैं शायद योगी जी। वो 2027 का चुनाव जीतेंगे या हारेंगे इसको आज नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो 2027 के चुनाव से योगी का आकलन नहीं कर सकते। और ना ही आप उन्हें ठाकुर बनाम दलित नेता के तौर पर या ठाकुरों के नेता के तौर पे याद कर सकते हैं, या एस्टेब्लिश कर सकते हैं, या एक फ्रेम में गढ़ सकते हैं। वो कहीं आगे निकल गए। उनकी गाड़ी की जो रफ्तार है ना, वो शायद आगे निकल गई है, और वो देश भर में हिंदुओं के ब्रांड एम्बेसडर है या न्यू हिंदू आइकॉन है, ये शब्द तो आप जैसे विद्वान लोग तय कर सकते हैं। लेकिन उनकी गाड़ी ने भारतीय जनता पार्टी के जो हिंदुत्व की राजनीति करने वाले लोग हैं उनको पीछे छोड़ दिया है। वो उनसे कहीं आगे निकल गए। इसलिए शुवेंदु अधिकारी उन्हें याद करते हैं कि आप आ जाइए पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की रक्षा करने के लिए। और शुवेंदु अधिकारी तो याद करते हैं तो ठीक है, ममता बनर्जी ने जैसे याद किया है वो उनकी ताकत को बताता है। ममता बनर्जी ने जिस तरह से हमला बोला योगी आदित्यनाथ पर, वो बताता है कि सबको डर लगता है। नहीं, तो आपने जैसे कहा कि ये उससे कहीं आगे निकल गए हैं, तो क्या फिर ये उनके आगे निकलने की जो प्रक्रिया है, क्या ये बीजेपी का जो आला कमान है, जो एक दिल्ली वर्सेस लखनऊ की बात चलती है, पहली बात तो ये कि वो सबकी उस पर कोई ना कोई राय है। आपको वो दिल्ली वर्सेस लखनऊ पर आपकी क्या राय है? और अगर आप कह रहे हैं कि वो हिंदुत्व की राजनीति में बीजेपी में सबसे आगे निकल गए हैं, तो क्या ये बीजेपी के आला कमान को स्वीकार्य है? ये वो उनको पच रही है ये बात? नीरज जी, ये तो उनके मन की बात है कि उनको पच रही है कि नहीं पच रही। लेकिन इसको ये समझने को मैं दूसरे तरीके से इसको देखता हूँ। मैं समझता हूँ कि योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी या देश की दूसरी पार्टियों के जो नेता हैं जो अपनी अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उसमें योगी आदित्यनाथ में फर्क क्या है? योगी आदित्यनाथ अनएपोलोजेटिक हिंदू लीडर है। इसमें अनएपोलोजेटिक जो है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे नेता हिंदुओं की राजनीति कर रहे हैं, हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं, हिंदू को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं,
लेकिन वो थोड़ा सा बैलेंस करके चलते हैं, कब जरूरत है बोलना है, कब नहीं बोलना है, कब सबका साथ सबका विकास करना है, कब मुसलमानों के लिए फायदे की बात करना है, कब कुछ और तरीके से बातों को चलाना है, या कभी हिंदुओं के लिए खड़ा हो जाना है। योगी रास्ता नहीं बदल रहे हैं। आप उनसे नाराज हो सकते हैं, आप उनसे गुस्सा हो सकते हैं, आप उन्हें सांप्रदायिक कह सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं भगवादारी ऐसा है जो सांप्रदायिक बातचीत कर रहा है, राजनीति कर रहा है, जहर फैला रहा है, सब कुछ कह सकते हैं, लेकिन वो अनअपोलोजेटिक है। आप उन्हें बुलडोजर बाबा कहते हैं, तब भी वो उस पर आपको नहीं कहते कि नीरज जी गलत बोल रहे हैं आप उन्हें भगवाधारी हिंदू लीडर कहेंगे तब भी वो नहीं बोलते। वो संभल पर भी उतना जोर से बोलते हैं, मुर्शिदाबाद पर भी उतना जोर से बोलते हैं, और विकास दुबे पर भी उतना ही जोर से बोलते हैं। वो कहीं पर बदलते नहीं है। ये एक बड़ी खासियत है जो उन्हें थोड़ा आगे बढ़ा रहा है। मैं उनको हिंदू आइकन लीडर की तरह से, क्योंकि हिंदू आइकन लीडर पर तो आजकल बहुत बहस हो रही है। अभी तो पिछले वाले जो हिंदू आइकन लीडर हैं उनका ही अभी हिसाब हमने नहीं किया कि सावरकर है, कि अडवाणी जी हैं, कि आरएसएस में डॉक्टर हिटगवार हैं, कौन है, वो तो अलग इशू है, लेकिन वो अनअपोलोजेटिक है। ये उनको अलग करता है। वो अनअपोलोजेटिक पॉलिटिक्स कर रहे हैं हिंदुओं की। उसका फायदा होगा, नुकसान होगा, ये अलग इशू है। राम मंदिर को लेकर, राम जन्मभूमि पर जब मंदिर निर्माण हुआ तो उसमें पिछले आप देख रहे हैं कि जब से 17 से, मैंने अपनी किताब में एक बात का जिक्र किया था, यहाँ पर शायद पता नहीं मौजूद है कि नहीं, कि राम जन्मभूमि के 2 लोग बड़े नेता हो गए भारतीय जनता पार्टी के। एक थे कल्याण सिंह, जिन्होंने उस पूरे राम जन्मभूमि आंदोलन को एक नया टर्न दिया कि जब उनके चीफ मिनिस्टर रहते हुए वहां पर बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया, और उसके लिए उन्होंने माफी नहीं मांगी, उसके लिए उन्होंने गोली नहीं चलाने पर अफसरों को जिम्मेदार नहीं ठहराया और इस्तीफा दिया, सरकार बर्खास्त हुई उनकी, और उनकी पूरी पॉलिटिक्स बदल गई। दूसरे नंबर पर ये बात होती रहती थी कि हम और आप सब लोग पूछते रहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। उसके बाद योगी आदित्यनाथ वहां पर चीफ मिनिस्टर बने हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला और वो सब तो है, डेवलपमेंट केंद्र सरकार का फैसला, लेकिन उस मंदिर निर्माण पर वो पूरी तरह से खुलकर लगे रहे। और उससे भी पहले, सबसे पहले जो उन्होंने अयोध्या में दीपोत्सव किया, ऐसा दीपोत्सव का कार्यक्रम तो कभी नहीं हुआ। दीपोत्सव बड़ा कार्यक्रम है, इसकी चर्चा नहीं कर रहा, लेकिन वो भी एक हिंदू लीडर की पहचान के तौर पर अयोध्या में करना। और उस समय आपको याद हो, राम जन्मभूमि के मंदिर का फैसला नहीं हुआ था। जी सही बात है। अनअपोलोजेटिक आपने जो शब्द यूज़ किया ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या योगी की ये साफ गोही या जो कुछ लोग इसे आक्रामकता कहते हैं, ये उनका एग्रेशन जो है एज अ हिंदू लीडर, क्या आपको लगता है कि ये जनता को तो पसंद है, लेकिन क्या ये संघ को भी पसंद है? मैं ये इस परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ कि पिछले दिनों संघ के टॉप ब्रास से ये इस तरह के बयान आए कि अयोध्या की हर मस्जिद के नीचे, हर मंदिर के नीचे मस्जिद खोदने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे मसलों पर, लेकिन योगी का तो एक संभल मॉडल है, तो क्या ऐसे मसलों पर वो संघ से भी पंजा लड़ाते हुए नजर आते हैं, या वो अपनी इमेज के दम पर संघ को भी स्वीकार्य हैं? सर मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक शब्द का इस्तेमाल करता हूँ, वो कितना सही है गलत है, कि आरएसएस में पॉलिसी ऑफ पैराडॉक्स चलता है। पॉलिसी ऑफ पैराडॉक्स का मतलब है कि वो अपनी बातों से अंतर विरोध रखता है या एक कंफ्यूजन क्रिएट करता रहता है, या होता रहता है, समझ लीजिए, क्रिएट नहीं करता, होता रहता है। कि एक तरफ बात होती है कि हिंदुओं और मुसलमानों का डीएनए एक है, एक तरफ बात होती है कि सरसंघ चालक जो सबसे बड़े प्रमुख हैं संगठन के, आरएसएस के और बीजेपी के दोनों के, वो कहते हैं कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना या शिवलिंग ढूंढना ठीक नहीं है। राम जन्मभूमि पर जब फैसला आया तब वो कहते हैं कि अब और आगे बात नहीं करेंगे, हमने राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन किया था, उसके आगे नहीं चलेंगे। विश्व हिंदू परिषद ने उसके आगे मथुरा और काशी को लेकर भी आंदोलन नहीं चलाया। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अभी कुछ दिनों पहले क्या कहा संभल को लेकर, कि हम तो खोदेंगे, और 58 वो स्थल जो है खुद गए हैं, वहां पर पहचान हो गई है, और 64 है 68 है जो भी नंबर है, मुझे ठीक से याद नहीं, वहां तक खुदाई करेंगे, वो खुदाई कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि मथुरा में जो है एक बड़ा काम कर रहे हैं, मथुरा में जो जन्मभूमि का निर्माण है उसको विशाल रूप दिया जा रहा है। तो वो कहाँ पर बात नहीं करते हैं, वो तो बात करते हैं। आपने कहा कि चाहे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया, लेकिन वो तो सावन में जब कावड़ियों का नंबर आता है तो वो दुकानों पर पहचान कराने के लिए खड़े हो जाते हैं।
ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को रोक दिया, लेकिन वो उस पर माफी नहीं मांग रहे। वो उनका फैसला है, सुप्रीम कोर्ट की बात को तो सरकार को मानना पड़ेगा, तो मानते हैं। वो तो संभल में जो खुदाई कर रहे हैं, तमाम कोशिशों के बाद ही वो खुदाई हो रही है। वो गोली चलाने की बात हो, वो बुलडोजर चलाने की बात हो दंगाइयों पर, तो वो दंगाइयों पर चला रहे हैं। लेकिन क्या संभल और आगरा दोनों जगह एक ही तरह के एक्शन हुए सरकार में? ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ऐसा हुआ है? नहीं हुआ। तो ये जो सब है मैसेज, इसमें मैं कहीं पर उनको गलत और सही ठहराने का सर्टिफिकेट देने वाले लोगों में से नहीं हूं। वो गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं ये मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से वो आगे चलते हैं। जो एजेंडा वो लेकर चल रहे हैं वो चल रहे हैं। कुंभ का वो हुआ, महाकुंभ प्रयागराज में, तो वो पूरी तरह से लगे रहे, उसमें देखते रहे तमाम आलोचनाओं, और उसके बाद भी वो लगातार कोई प्रयास को देखते रहे। 64 करोड़ लोगों ने वहां पर स्नान किया, उस पर भी उन्होंने काम किया जो वहां पर हुआ। पुष्प वर्षा भी हुई, बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये सरकार का काम तो ये पुष्प वर्षा करना, लेकिन वो पुष्प वर्षा भी करते हैं, ठीक है। और उन्हीं के रहते हुए तमाम बातों के होली पर शायद पहली बार, एक आध बार कभी हुआ होगा, मस्जिदों पर आपने तिरपाल उड़ाए थे ना, और उन्होंने कहा कि जिनको परेशानी हो, कभी आपने देखा कि कोई चीफ मिनिस्टर अपने एक एसएचओ की बात को एंडोर्स कर रहा हो, और वो भी ऐसी एंडोर्स कर रहा हो जिस बात को लेकर काफी हलचल हो गई हो, हंगामा हो गया हो, कि जिन साल में 52 बार जुम्मे आते हैं, होली एक बार आती है, और जिनको रंग नहीं लगाना हो वो घर के अंदर रहे। लेकिन वो चीफ मिनिस्टर उसको एंडोर्स कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई दूसरा नेता आपको याद है जिसने उसको एंडोर्स किया हो? अब आप इस पर सवाल कर सकते हैं कि क्या ये ठीक है? क्या मुझे नहीं पता ठीक है कि गलत, सही है, क्योंकि मैं सर्टिफिकेट देने वाले लोगों में से नहीं। मैं केवल जो हो रहा है उसको आपको बता सकता हूं कि किस तरह से हम देखेंगे इसको, कि वो उस बात को एंडोर्स कर रहे हैं। वो ये भी कह सकते थे कि भाई एसएचओ को ऐसा नहीं कहना चाहिए, जबकि उनके कलेक्टर ने कह दिया कि एसएचओ को ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए, और चीफ मिनिस्टर को जरूरत भी नहीं थी उस पर रिएक्शन करने, रिएक्शन देने की भी जरूरत नहीं, रिएक्शन देने की भी जरूरत नहीं थी, वो चुप भी रहते, लेकिन वो उसको एंडोर्स कर रहे हैं। तो एंडोर्स किस बात को कर रहे हैं? देखिए, देश में दो तरह की राजनीति अभी तक चल रही थी। एक राजनीति थी सेक्युलरिज्म की, जो पिछले 50 साल से चल रही है। उसको लाल कृष्ण आडवाणी ने एक नाम दिया, फ्रॉड सेक्युलरिज्म का, ठीक है ना। अब वो फ्रॉड सेक्युलरिज्म का शब्द बहुत चला, लेकिन 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद ढहाई गई, तो लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा कि ये मेरी जिंदगी का सबसे दुखद दिन है। वो शायद उनके हिंदू आइकॉन बनने का आखिरी दिन मैं समझता हूं। और यदि उसमें कुछ कसर रह गई थी तो 2005 में जब वो जिन्ना की मजार पर गए, जिस समय मैं भी वहां मौजूद था, उसने उस ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। क्या आप समझते हैं कि योगी आदित्यनाथ ये करने वाला है कभी? बिल्कुल नहीं, वो नहीं कर रहे ना। तो जो अनअपोलोजेटिक है वो उनकी पहचान को अलग तरीके से खड़ा कर रहा है। वो तो संघ परिवार के सदस्यों में से नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के कोर मेंबर नहीं है। 2017 के चुनाव में तो मैं वहां था, वो हिंदू युवा वाहिनी वहां पर चुनाव लड़ रही थी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कई जगहों पर। हाँ बिल्कुल। उन्होंने तो उससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हराया है ना। और वो संघ के भी नहीं है, संघ के कभी स्वयंसेवक नहीं रहे, वो संघ के शाखाओं में नहीं गए। मुझे तो याद आता है कि जब एक बड़ा कार्यक्रम संघ का होने वाला था तो गोरखपुर में उन्होंने, जब वो एमपी हुआ करते थे, एक बड़ी विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन कर लिया और बहुत सारे लोग वहां जाने की बजाय वहां आ गए। लेकिन ये मानना आज की तारीख में कि संघ को उनका समर्थन नहीं है, इसे मैं ठीक नहीं मानता, क्योंकि बिना संघ के समर्थन के योगी आदित्यनाथ उस अनअपोलोजेटिक बिहेवियर पर रहेंगे या एटीट्यूड में रहेंगी, ऐसा नहीं लगता। सामने समर्थन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, लेकिन पीठ पर तो हाथ है। चलिए सर, थोड़ा योगी की पर्सनैलिटी से हम थोड़ा सा चुनावी राजनीति की ओर बढ़ते हैं। चूंकि आपने आगरा का नाम लिया था, तो मेरा यही सवाल है, अगर हम चुनावों के नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो चुनाव भी लड़ना है ना, तो ये हिंदुत्व की राजनीति के बरक्स एक पीडीए भी है, और 2024 के चुनाव में तो ये एक सफल रणनीति साबित हुआ है उत्तर प्रदेश में। तो राजपूतों के प्रदर्शन के सामने पंजा लड़ाते दलित विधायकों और सांसदों के बयान है। अखिलेश यादव इसे ठाकुर बनाम दलित और सामाजिक न्याय बनाम सामंतवाद की राजनीति बनाने में लगे हुए हैं। इसमें आप किसका फायदा नुकसान देखते हैं चुनाव के नजरिए से?
देखिए 2024 के चुनावों ने बताया, जो बीजेपी पहले से जानती है, हम लोग इस पर चर्चा नहीं करते। जब बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, हिंदुओं के एकजुट होने की बात करती है, तो उसका डर ही ये होता है कि जब भी हिंदू जाति में बटेगा तो वो जातियों को मैनेज नहीं कर पा रहे। जाति की राजनीति को मैनेज करना मुश्किल काम है भारतीय जनता पार्टी के लिए। हालांकि सोशल इंजीनियरिंग का काम तो गोविंदाचार्य के जमाने से हो रहा, और फिर जब 2012-13 में अमित शाह उत्तर प्रदेश के प्रभारी बने महासचिव के तौर पर, तो भी उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग का काम किया, और बहुत सारी जो जातियां थी जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं थी, वो सब उनके साथ आई। आज भारतीय जनता पार्टी को यदि आप ब्राह्मण और बनियों की पार्टी कहेंगे तो तथ्यात्मक तौर पर भी गलत। बिल्कुल। उसके पास सबसे ज्यादा एमपी, ओबीसी, दलित, पिछड़े सब है, ठीक है। लेकिन 2024 के चुनावों में जो राहुल गांधी और इंडिया ब्लॉक का नैरेटिव था आरक्षण खत्म करने का, संविधान बदलने का, वो चल गया। तो उसका मतलब क्या था कि जाति की राजनीति, वो उसका पीछे का जो परिदृश्य है वो तो यही है ना कि जातियों में बांटा जाए और जातियों में अलग अलग तरीके से रखा जाए। आगरा की जब बात होती है तो भले ही वो ऊपर से ठाकुर और दलितों की बात लगती हो, लेकिन वो उसे हिंदुत्व की बात की तरह से देखते हैं। वो आगरा हो, वो संबल हो, वो प्रयागराज हो, वो अयोध्या हो, कोई भी मसला हो, योगी आदित्यनाथ की कोशिश है, क्योंकि पीडीएस से लड़ाई में नहीं जीत सकते। एक तो उनका खुद का जाति का जो टैग लगा हुआ है ठाकुर होने का, वो भी उसको मुश्किल में डालता है, और फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए और मुश्किल होगा। तो वो कोशिश करते कि हिंदुओं को रखा जाए। नारा क्या है? बटेंगे तो कटेंगे। क्या इस नारे को किसी ने खारिज किया है? महाराष्ट्र में उसको इस्तेमाल किया गया, दिल्ली में उसका इस्तेमाल किया गया, हरियाणा में उसका इस्तेमाल किया गया, और 2027 का चुनाव तो जब होगा तब होगा। 2026 के पश्चिम बंगाल के चुनाव में यही नारा चलने वाला है, बटेंगे तो कटेंगे। तो बटेंगे तो कटेंगे का मतलब है कि हिंदुओं को एकजुट होना है। और उसको सॉफ्टली कैसे करते हैं सरसंघ चालक? वो कहते हैं कि एक गांव, एक कुआं, एक शमशान और एक मंदिर, मतलब जातियों में मत बटिए, ठीक है। उसका सॉफ्टवेयर वर्जन है वो। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। तो वो सॉफ्टवेयर वर्जन और एक टफर वर्जन जो योगी आदित्यनाथ को ले जाता है, और वो 2027 तक ये कोशिश करेंगे कि ये जो जाति का जो राजनीति है उस पर डोमिनेंस रहे हिंदुत्व की राजनीति की। तो हिंदुत्व की राजनीति को चलाना, एक तो उनका जो भगवा वस्त्र है वही अपनी पहचान देता है हिंदुओं की। और योगी आदित्यनाथ के लिए मैं समझता हूं, जितना उनको जानता हूं, मुख्यमंत्री रहने नहीं रहने, चुनाव जीतने से बड़ा है कि वो हिंदुत्व के चेहरे के तौर पर जाने जाएं। कभी आप नीरज जी जैसे विद्वान लोग किताब लिखेंगे तो उस किताब का शायद वो टाइटल हो सकता है द न्यू हिंदू आइकन। इसमें आप क्वेश्चन मार्क लगा लीजिएगा, लेकिन वो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग नाराज भी हो सकते हैं मुझसे कि आप ये क्या कर रहे हैं, लेकिन वो उस रास्ते पर चल रहे हैं। कहाँ पहुंचेंगे कहाँ नहीं पहुंचेंगे, चुनाव में नुकसान होगा फायदा होगा। और पार्टी में भी कई बार होता है कि बदलाव होता है, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी गुजरात में थे तो भी वहां पर वो उस तरह की राजनीति कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उसके साथ साथ डेवलपमेंट पर बड़ा जोर दिया और अपनी इमेज 2013 में दिल्ली आते आते हिंदू आइकन की बजाय गुजरात मॉडल की यानी डेवलपमेंट मॉडल की बना ली। तो वो डेवलपमेंट के आइकन बने, और 10 साल में भी वो हिंदू आइकन नहीं बनना चाहते। तो सबका साथ सबका विकास पर जोर देते। बार बार आप कहते हैं कि सरकार की सारी योजनाओं का फायदा सबको हो रहा है। वैसे उस पर आज जो वक्फ बोर्ड पर इंटरिम ऑर्डर आया वो भी एक बड़ा झटके की तरह से हो सकता है सरकार के लिए, उस पर कैसे काम होगा कि नहीं होगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ उसके बाद भी मस्जिदों को लेकर जो प्रॉपर्टी, और अभी कल का ही बयान है शायद योगी जी का, जिसमें उन्होंने कहा कि जो जमीनें गैर कानूनी तरीके से कब्जा की गई हैं वक्फ में, उनको हम वापस लेंगे। अभी बहस सरकार में तो ये चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में तो चल रही है कि रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है, एएसआई के साथ है कि नहीं है। एएसआई का क्या है? एएसआई एक बहाना है। एएसआई को डीलिस्ट करने में बहुत मुश्किल नहीं होती, सरकार खुद डीलिस्ट कर सकती है। अब क्या डीलिस्ट हो रहा है क्या नहीं हो रहा, जो मुझे पता चला उत्तर प्रदेश की सरकार ने करीब करीब 150-200 जो ऐसी जगह हैं जिनको किया है, माफ कर लिया है कि कहां से उनको वापसी ली जा सकती है। यदि वो 200 नहीं ले 20 भी ले लेंगे ना, तो उनका जो पॉलिटिकल पोस्चरिंग है वो प्रूव हो जाएगी।
नहीं, आपने इस बीच में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि सीएम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है योगी के लिए हिंदू आइकन बने रहना, इसीलिए वो बार बार ये कह देते हैं कि भाई यहाँ मैं तो सत्ता के लिए नहीं आया हूँ, मैं वापस मठ चला जाऊँगा, और लोग इसे जोड़ देते हैं कि दिल्ली के साथ उनका कोई तनाव चल रहा है। तनाव कुछ नहीं है, ये अब एक जो मानव वो होती है स्वभाव, उसका तनाव हो सकता है, लेकिन ये समझना कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ में कोई बड़ा झगड़ा चल रहा हो, वॉर चल रही हो, वो नहीं है। लेकिन फिर वही बात है कि डर तो सबको लगता है सर। लेकिन अमित शाह जब संसद के पटल पर ये कहते हैं कि योगी रिपीट होंगे, तब भी लोग उस पर सवाल जवाब कर ही रहे हैं ना कि ये बात उन्होंने मन से कही है कि सिर्फ जुबान से कही है। अखिलेश यादव तो कह ही दे रहे हैं कि मन में था डिलीट और जुबान पे आ गया रिपीट। अब अखिलेश जी कुछ भी कह सकते हैं, और अब मन को तो हम नहीं समझ सकते ना कि जो अमित शाह साहब कह रहे हैं वो मन से नहीं कह रहे। वो चाहते हैं, वो समझते हैं कि योगी आदित्यनाथ की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में है, और नेतृत्व का। अभी बहुत सारे लोग सवाल खड़े करते हैं मोदी के बाद कौन, तो पहला सवाल तो यही होता है कि अभी मोदी के बाद कौन का सवाल कहाँ से आ रहा है। जो बीजेपी भी कहती है कोई वैकेंसी नहीं है तो किस पर बात करनी है, और जब वैकेंसी होगी तो संघ के विचार में कुछ ना कुछ चल रहा है। संघ जो है वो ऐसे खाली नहीं चलता, वो अपना रास्ता, अपना विचार, अपना सोच, अपनी योजनाएं बनाता रहता है, तो उस पर काम हो रहा है, किस तरह से होगा। एक चीज और मुझे याद आई कि अभी बिहार के चुनाव होने वाले हैं, तो मुझे बताया गया, किसी ने बताया आरएसएस के सोर्सेज में, कि सीतामढ़ी बिहार में जो सीता का जन्म स्थान माना जाता है, माता सीता का, वहां पर एक बड़े कार्यक्रम, बड़े भव्य मंदिर निर्माण की तैयारी चल रही है। तो उसे भी श्री राम जन्मभूमि की तरह से माता सीता की जन्म स्थान के तौर पर बना। अभी इतने समय में तो नहीं बनेगा बिहार के चुनाव से पहले, लेकिन शायद वहां पर वो कोई कार्यक्रम शुरू हो जाए, एक बड़ा अभियान वहां शुरू हो जाए, और उसे नारी वंदन अधिनियम के साथ, यानी नारी शक्ति की पूजा के तौर पर भी आगे बढ़ाया जाए। ऐसी योजना भी चल रही है। तो बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही हैं, कैसे क्या क्या होगा क्या नहीं होगा। आप सोचिए ना, देखिए अनअपोलोजेटिक होने का फायदा क्या है। भूपेश बघेल ने राम वनपथ गमन बनाया पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ में, क्या वो हिंदुओं के लीडर बन गए? नहीं बने, नहीं बने ना। योगी आदित्यनाथ ने तो राम वनपथ गमन या उस पर कोई चर्चा ही नहीं किया। राम जन्मभूमि का फैसला सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का फैसला केंद्र सरकार का फैसला है, केंद्र सरकार का ट्रस्ट है, केंद्र सरकार ने उस ट्रस्ट को बनाया है। लेकिन उसके बाद भी उसका सारा क्रेडिट मोटे तौर पर योगी आदित्यनाथ के पास चला गया है, क्योंकि उन्होंने उसको पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया, पूरी तरह से देख रेख निर्माण। और ये नहीं है कि केवल दिखाने के लिए, वो पूरी तरह उसके काम में लगे रहे हैं। तो उनका ये जो बिहेवियर है, और अब जो बोला है, मैं कह रहा हूं ना कि अभी बहस चल रही है सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर। ठीक है, राम जन्मभूमि के फैसले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के लिए कहा गया कि इस फैसले के बाद, इस मंदिर निर्माण के बाद कहीं और कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, और वो मथुरा में भव्य काशी मंदिर का वो श्री कृष्ण जन्मभूमि का निर्माण कराने में लग गए, और उनका ये तो बनवाना ही है वहां पर, बनेगा ही वहां पर। तो बनेगा तो एक नई कंट्रोवर्सी शुरू होगी ना, एक नई राजनीति शुरू होगी ना। उसका पहला एक स्टेप और हो गया है, अब वहां पर वृंदावन में बाकी बिहारी में कॉरिडोर बन रहा है, तो वृंदावन से तो नेक्स्ट एग्जिट मथुरा पर आती है। बिल्कुल। और मथुरा जो है काशी से ज्यादा करीब है दिल्ली के, ये भी याद। लेकिन सर मैं फिर भी एक बार और इस सवाल को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं आपके तजुर्बे का फायदा उठाते हुए, और उसके जरिए एक जवाब ढूंढने के नजरिए से, कि अखिलेश यादव इसको लगातार अंडरलाइन कर रहे हैं। वो बार बार कहते हैं मुझे मंदिर जाना है, लेकिन मेरे मंदिर से आने के बाद ये उसे गंगा जल से धुलवाएंगे, मैं घर से निकला था सीएम आवास से, उसे गंगा जल से धुलवाएंगे। तो आपको लगता है कि अखिलेश यादव की ये पीडीए की रणनीति, नतीजा क्या आएगा जाहिर तौर पर हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो एक मजबूत टक्कर पेश कर रहे हैं हिंदुत्व की राजनीति के सामने? 100%, इसमें कोई शक नहीं है सर। ये देखिए, जाति जो है ना हिंदुस्तान की हकीकत है, और मैं बार बार इस बात पर जोर देता हूं। आपने अंडरलाइन किया तो मैं अंडरलाइन करके कह रहा हूं कि जब आप जितना जातिगत जनगणना से पीछे हटेंगे, भारतीय जनता पार्टी अभी तो जनगणना पे ही नहीं आई है, फिर जातिगत जनगणना पर नहीं आएंगी, तो ये कोई बहुत फायदा करेगा ऐसा नहीं है। जाति हिंदुस्तान की राजनीति की हकीकत है,
और आप हिंदुओं को एकजुट तो करते हैं, लेकिन आप कहते हैं प्रधानमंत्री ओबीसी है, 29 मंत्री ओबीसी और दलित है, पिछड़े हैं, एमएलए कितने हैं, 80 एमपीज हैं, और तमाम तरीके की बातें करते। तो आप जातियां गिना रहे हैं ना। आप विश्वकर्मा योजना लाए हैं तो वो जातियों के लिए लाए ना, स्पेसिफिक कारीगरी उनके लिए। तो आपको भी पता है, लेकिन आप उस ब्रांड को नहीं ले सकते ना जो अखिलेश यादव के पास है, जो राहुल गांधी। इसका एग्जाम्पल तो आपको मिल गया ना सर, 2024 के चुनाव में 303 से 240 पर आ गए आप एक झटके में। आप कहते हैं फेक नैरेटिव। फेक नैरेटिव कुछ नहीं होता, जनता ने मान लिया कि आप आरक्षण पर, आप पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये मतलब है ना उसका। फेक नैरेटिव क्या होता है? फेक नैरेटिव तो सब कुछ है, उन्होंने चलाया। फेक नैरेटिव आप ऐसे कह सकते हैं कि सरकार ने नहीं बदला है संविधान। संविधान तो कोई बदल नहीं सकता, प्रधानमंत्री जी ने भी कह दिया, लेकिन वो नैरेटिव चल गया। इसका मतलब लोगों के मन में जातियों को लेकर बड़ा भरोसा है, और वो अपनी जाति। और आप सोचिए ना, उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखिए, बिहार की राजनीति को देखिए, देश की राजनीति को देखिए। एक एमपी थे तब भी चिराग पासवान हीरो हुआ करते थे। आज वो ओम प्रकाश, क्या नाम है, राजभर साहब हैं, वो बड़े लीडर हैं। संजय निषाद साहब हैं, वो अनुप्रिया पटेल है, मुकेश सहनी जी हैं, जीतन राम मांझी हैं, और इन सबको आप बराबर ताकत दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े नेताओं की कोई पूछ नहीं करता होगा, उतनी नहीं पूछ तो राजभर साहब की होती है ना, संजय निषाद साहब की भी होती है, भले ही वो क्या बोलते हैं राम जन्म और दशरथ को लेकर, लेकिन आपने छोड़ दिया क्या उनका साथ? हाँ, ठीक बात है। इसका मतलब आप जाति की राजनीति और जातियों के राजनेताओं को साथ रखना चाहते हैं। उसके नीतीश कुमार जी के साथ क्यों हैं आप? 2.5% वोट है उनके पास। सही बात है। क्या है आपके पास कारण? इसलिए क्योंकि 2.5% कुर्मी वोट आपको चाहिए उनका। वो जातियों की राजनीति में वो एक मजबूत नेता है। ओम प्रकाश राजभर है, मुकेश सहनी है, संजय निषाद है, और तमाम तरीके छोटे छोटे दल जिनके 2 सीट हैं, 4 सीट हैं। जीतन राम मांझी को एक मतलब वो सीट भी मिलती है, कैबिनेट मिनिस्ट्री भी मिलती है, तमाम तरीके की चीजें हो रही हैं, पर उनकी कंडीशन। अठावले साहब को नहीं देखा आपने? हाँ, सही बात है। बहुत बड़े नेता हैं वो, शायद मेरे ख्याल से दलितों के। सरकार में अगर जगह देखें तो उनको बहुत बड़ी जगह मिली हुई है। ठीक बात है। तो जाति की राजनीति हिंदुस्तान की हकीकत है। आप इसे माने ना माने, इग्नोर करें, इग्नोर करने से काम चलेगा नहीं। इग्नोर करने से काम नहीं चलेगा। और यदि ऐसा है तो सब लोग हिंदू की राजनीति करें और कहें कि हम, फिर ना बताएं ना, जब आप पार्टी का टिकट बांट रहे हैं तो उसमें क्यों लिख रहे हैं कि 27 ओबीसी हैं, 25 दलित हैं, 10 ये हैं, 10 एमबीसी हैं, ईएमबीसी हैं? किसके लिए लिख रहे हो? सबके लिए हिंदू लिखिए। सही बात है। हिंदू तो हिंदुओं के हिंदू हैं, लेकिन वो दलित जाति की राजनीति से आप बच नहीं सकते। और अखिलेश यादव इसको समझते हैं, राहुल गांधी भी इसको समझते हैं। जब चुनाव होंगे तो राहुल गांधी और अखिलेश एक साथ ही दिखाई देंगे आपको, जैसे अभी बिहार में हो रहा। वो लाल किताब छोड़ी नहीं है, संविधान छोड़ा ही नहीं है जब से 2024 के बाद से। हाँ, तो लेकिन उसको समझना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं समझते, भारतीय जनता पार्टी के नेता उसको समझते हैं, लेकिन उसको रजिस्टर नहीं करना चाहते, मतलब मार्क नहीं करना चाहते। कि नीरज जी कहे कि नहीं, जाति की राजनीति चलती है देश में, तो वो नहीं चलेगी। लेकिन चल रही है ना, कर्नाटक में चल गई ना। सिद्धारमैया साहब ने जो अभी जातिगत सर्वेक्षण को सो कॉल तरीके से लीक किया है, उसका मतलब क्या है? उसमें उन्होंने कहा कि आला कमान कांग्रेस का सनद रहे कि वहां पर 60% ओबीसी हैं। डीके शिव कुमार को चीफ मिनिस्टर बनाने से पहले एक बार सोच लीजिएगा। ये मैसेज है, ये थोड़ी है कि वो लीक हो गई है। बिल्कुल ठीक बात। देवगौड़ा साहब को आप ले आते हो ना वापस। बिल्कुल, जगह जगह पे जो जितनी रीजनल पार्टियां हैं वो जाति की राजनीति के बल पर ही हैं, और अपनी केंद्र में अपना महत्व उन्होंने लगातार बनाकर रखा हुआ है। अगर खास तौर पर 90 के दशक के बाद की हम बात करते हैं, मंडल के बाद की बात करते हैं, ये कि पॉलिटिक्स में देखें केंद्र में, तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा सारी जो पार्टियां जो उनको सपोर्ट कर रही हैं, वो जाति की राजनीति करती है और परिवार की राजनीति करती है, परिवार की राजनीति भी करती है। ठीक है ना सर?
जाने से पहले एक बार हमने चूंकि बीजेपी की एक क्लियर कट योगी के जरिए क्लियर कट लाइन पर बात कर ली, अखिलेश यादव पर बात कर ली, चूंकि यूपी की बात कर रहे हैं तो मायावती भी एक इस त्रिकोण का तीसरा कोना है। लेकिन पिछले दिनों काफी हलचल में तो दिखी उनकी पार्टी, लेकिन भटकी भटकी से भी दिखी। आपका कुल मिलाकर क्या सोचना है, क्या 2027 के चुनाव में मायावती की कोई निर्णायक भूमिका होगी या फिर ये बाइपोलर ही है चुनाव और मायावती आज की तारीख में कहीं नजर नहीं आ रही है? मायावती को तय करना है कि वो अपना डर खत्म करना चाहती हैं कि नहीं। जिस दिन वो ये तय कर लेंगी उस दिन आगे की राजनीति तय होगी उत्तर प्रदेश की। संक्षिप्त टिप्पणी मायावती पर रही। तो विजय जी, आपने तमाम मुद्दों पर, खास तौर पर योगी आदित्यनाथ की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, उनकी छवि, उनकी आगे की राजनीति, इन तमाम मुद्दों पर बड़ी बारीकी से हमारे सामने और हमारे दर्शकों के सामने एक तस्वीर पेश की, जिसके ज़रिए हम आने वाले दिनों की राजनीति देश की, उत्तर प्रदेश की समझने में भी हमें बहुत सारी मदद मिली है। हम आगे भी आपसे इन विषयों पर बात करते रहेंगे। आज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। नमस्कार।